नमस्कार, पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव पर। दिल्ली चुनाव की जो लास्ट कैंपेनिंग डे था वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव का हार का सामना कर रही है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दिल्ली में कई निर्वाचन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के मतदाताओं का एक वर्ग कांग्रेस पार्टी की ओर जाता दिख रहा है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि DUSIB के अनुसार 4,909 घरों के साथ कुसुमपुर पहाड़ी दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है। ये दक्षिणी दिल्ली की महरौली विधानसभा क्षेत्र में आती है। इसके अधिकांश निवासी वाल्मीकि और जाटव समुदाय से और मुसलमान समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजधानी की आबादी में दलितों की संख्या लगभग 16% है, जबकि 13% दिल्लीवासी मुस्लिम हैं। सीमापुरी और कालकाजी सहित दिल्ली की 3 झुग्गियों में आम आदमी पार्टी के प्रति असंतोष देखा जा रहा है। राजधानी में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है। एक दशक पहले आम आदमी पार्टी ने इन्हीं इलाकों में अपनी राजनीतिक पैठ बनाई थी। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले केजरीवाल सुंदरनगर जैसी झुग्गियों में RTI कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। ये पार्टी के बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ शुरुआती अभियानों और उनके खिलाफ केजरीवाल की भूख हड़ताल में भी आपको याद होगा उन्होंने की थी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2015 और 2020 में लगभग 70% वाल्मीकि और जाटुओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। 83% के साथ मुस्लिम समुदाय का आम आदमी पार्टी के प्रति झुकाव और भी मजबूत था। इस चुनाव में कुछ अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख मतदाताओं में से करीब 7 लाख लोगों ने 2015 और 2020 में चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। पार्टी का लक्ष्य 2025 में उनमें से 5 लाख वोट को अपने पक्ष में लाना है। आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता यह है कि गरीब मुसलमान पार्टी के सामाजिक गठबंधन से बाहर होते दिख रहे हैं और कई लोग अपने चुनावी विकल्पों को पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है, जिस पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर रहे, सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के MLA और एक सीनियर नेता रहे, और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया और वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप यादव आपका। आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं और सामाजिक बातों पर, सामाजिक और दलित आबादी पे के लोगों पर एक पैनी नजर रखते हैं और अपना विश्लेषण जगह जगह करते हैं। पब्लिक इंडिया में आपने इनको बहुत बार देखा होगा। हमारे साथ तीसरे साथी जलील राठौर साहब हैं। आदाब है आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कश्मीर से आते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं और दिल्ली के चुनावों पर कुछ थोड़ी बहुत नजर आप भी रखते हैं और मुस्लिम मतदाताओं के बारे में आपके पास भी कुछ कहने के लिए अक्सर रहता है। मैं गौतम साहब के पास आता हूं। गौतम साहब, जिन दलित मतदाताओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने झाड़ू अपना चुनाव चिन्ह बनाया, उसके बाद लगातार 3 सोशल जस्टिस मिनिस्टर रिजाइन करके गए। नंबर 2 पे आप थे, आपने रिजाइन किया। आपने कहा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को पैसा नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो अब राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं कि वो दलितों के साथ हैं। उन्होंने एक बड़ा बजट दलितों आबादी के लिए आवंटित किया। पानी की समस्या को लेकर, सीवर की समस्या को लेकर वो बहुत सारी बातें करते हैं। पर आपका मानना यह है कि वो सरासर झूठ बोलते हैं। और आपके बाद भी जो आए, मेरे ख्याल आनंद साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी में रिजाइन करके चले गए। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास इस समय कोई भी कद्दावर लीडर या नेता नहीं है जो दिल्ली में दलित आबादी, जो कि 50% से 60% है और जिसका 17% वोट, 16% वोट जिसका दिल्ली में आता है, वो अब आम आदमी पार्टी से नाराज है। और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे जो बहुत सारी चीजें हैं वो अब सामने खुलकर आ रही हैं। क्या लगता है इस बार इलेक्शन किस तरफ को मुड़ रहा है? और 35 सीटों का आकलन एक वायर मैगजीन ने भी किया, जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप राजेंद्र पाल गौतम जी? पूरे कैंपेन में आपने क्या क्या देखा और आप क्या समझ रहे हैं कांग्रेस की वर्तमान में पोजीशन क्या है? 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट है। अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही गौतम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आप रीलॉग इन कीजिए। रीलॉग इन कीजिए एक बार। आप रीलॉग इन कीजिए। संदीप यादव जी, तब से तक मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। हेलो, आ रही है आवाज? अब आ रही, अब आ रही जी, बोलिए। तो पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आपने बताया कि 16% के आसपास दलित जनसंख्या है दिल्ली में। तो मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अंदर 16.9 है, यानी 17% तो करीब 2011 में थी।
आज अगर जनगणना होकर रिजल्ट आएगा सामने, तो वो लगभग 20% दलित आबादी दिल्ली के अंदर है। और 20 के साथ साथ अगर जनजाति की बात करूं तो कम से कम 2% जनजाति के लोग भी दिल्ली के अंदर रहते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और उनके नेता धीरे धीरे आरएसएस की बैकग्राउंड वाली जो उनकी सोच है वो सामने खुल के सामने आने लगी है। और अगर 2015 की बात करूं तो अनुसूचित जाति का लगभग 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था, 2015 में भी और 2020 में भी। लेकिन अगर जी। इस बार की बात करूं तो चूंकि जो दलितों ने देखा, अरविंद केजरीवाल जी बेशक ये कहते हैं मैंने जितने वायदे किए पूरे किए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, गरीबों की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट लगभग बंद हो गया है, वहां से कोई योजना आगे नहीं बढ़ रही है। जो योजनाएं मैंने चालू की थी मंत्री रहते हुए, जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसमें लगभग 15,000 बच्चों को सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग प्लस 2,500 रुपए महीना प्रत्येक छात्र को जो देने का चालू किया था, वो योजना अब लगभग 2-2.5 साल से बंद है। और दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बेहद सस्ते दर पे इन वर्गों के लोगों को लोन दिया करता था, जो दिल्ली के लगभग 90% समाज को कैटर करता था, वो विभाग जिससे छोटे छोटे लोन बड़े इजीली मिल जाया करते थे और लोग अपना व्यवसाय शुरू कर लेते थे, छोटे लोन भी थे और बड़े लोन भी थे, आज वो विभाग लगभग बंद है, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और 1 साल से उनके एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिली है, 1.5 साल से किसी को कोई लोन नहीं मिला है, तो वो विभाग लगभग अब बंद हो गया है। दिल्ली सरकार का एससी एसटी बच्चों के लिए एकमात्र हॉस्टल संस्कार आश्रम में था, जीटीबी के सामने, उत्तरी पूर्वी जिले में, मेरी सीमापुरी विधानसभा में। वो हॉस्टल पिछले 2.5 साल से बंद है, लड़के लड़कियों का दोनों का वहां पढ़ने का मौका मिलता था, रह के वो बंद है। दिल्ली सरकार का एकमात्र रेजिडेंशियल स्कूल था सिरसपुर में, नजफगढ़ विधानसभा में, जिसमें 800 बच्चे पहली क्लास से 9वीं क्लास तक के पढ़ते थे। बच्चे वहीं रहते थे, उनके खाने पीने ठहरने का सारा इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाता था। अभी लगभग 6-7 महीने पहले वो स्कूल बंद हो गया, वो बच्चे उनके घर भेज दिए गए। तो दिल्ली सरकार का कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप दिल्ली की सरकार की नहीं है। और यहां तक है दिल्ली सरकार के अपने जो कॉलेजेस हैं, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली, वहां फर्स्ट ईयर की फीस इंजीनियरिंग की 4.5 लाख रुपया, सेकेंड ईयर की 4,75,000, थर्ड ईयर की 5 लाख और फाइनल ईयर की 5,30,000। और एनएसयू नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए आप समझिए कि कम से कम 2.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है। और एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका, दिल्ली सरकार का कॉलेज है, 5 साल की लॉ है, वहां 1 साल की फीस 3.5 लाख रुपया। तो इस हिसाब से आप देखें कि मैंने अभी हॉस्टल का खर्चा इसमें शामिल नहीं है, इसमें किताबों का खर्चा शामिल नहीं है, इसमें खाने का खर्चा शामिल नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। ये सारे खर्चे अगर जोड़ ले जाएं तो चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे इसमें स्किल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनएसयूटी हो या डीटीयू हो या एनएलयू हो, ये खुद के दिल्ली सरकार के कॉलेज हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया कि वहां कई कई लाख रुपया चाहिए एक डिग्री करने के लिए। मैं समझता हूँ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के 99% बच्चे वहां से डिग्री करने का खर्चा नहीं उठा सकते, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, बीआर की हो, लॉ की हो, वो उसका खर्चा ही नहीं उठा सकते। उनसे पढ़ाई को अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया। वो कहते हैं कि मैंने शिक्षा का मॉडल बदल दिया है, मैं कहता हूँ हायर एजुकेशन को आपने इंडस्ट्री बना दिया है। आप वो कहते हैं कि हम 18 लाख बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे तो सरकारी स्कूल में पहले से ही फ्री पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, पूरे देश में फ्री पढ़ रहे हैं। और दूसरा, आप 12वीं तक पढ़ाने की बात कर रहे हो, 12वीं पढ़ के कोई क्या बन जाएगा, 12वीं के बाद के लिए जो पैसा चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं पैसा पढ़ने के लिए, और आपने अपने कॉलेजों में फीस कई कई लाख रुपया साल की कर दी। तो इसका मतलब बच्चों से आपने पढ़ाई को छीन लिया। दूसरा, आप कहते हैं कि दुनिया से लोग हमारा मॉडल देखने आते हैं, एजुकेशन का मॉडल, तो इनके एजुकेशन का मॉडल मैं आपको बताता हूँ। 9th क्लास में 2023-24 के सत्र में 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं, और 11th क्लास में 51,914 बच्चे फेल हुए हैं।
और बाद में कहते हैं 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट सुधर गया। अरे जब लाखों बच्चे 9th में और 11th में फेल हो जाएंगे तो उसके बाद रिजल्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे, इन्होंने कहा था ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, वो खत्म नहीं कर पाए। ये खुद कह रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड, नर्सिंग ऑर्डरली, एमटीएस, सफाई कर्मचारी, इन सब पदों पर तमाम विभागों के अंदर लाखों लोग नौकरी करते हैं और वो ठेके पे काम करते हैं। उनका 40% ठेकेदार खा जाता है। मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, उनका शोषण खत्म करूंगा। लेकिन 10 साल की सरकार होने के बावजूद वो ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था मैं गेस्ट टीचर को पक्का करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जितने भी अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनको मैं पक्का करूंगा। 10 साल हो गए, वो कोई पक्का नहीं कर पाए। करना तो दूर की बात है, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव मैंने लगाया और वो पूरा सत्र निकाल दिया, लेकिन उस पर चर्चा करके उसको पास नहीं किया। ये इनकी नीयत एकदम साफ है, बोलते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा था जो जो लोग जे कॉलोनीज के अंदर रहते हैं उनको उनके मकान पे लोन नहीं ले सकते क्योंकि वो फ्री होल्ड नहीं है। मैं उनको मालिकाना हक दिलवाऊंगा बहुत ही सस्ते दर पे, ताकि वो उससे लोन लेके अपना कोई व्यवसाय कर पाए। वो वादा 2015 में किया था, उसको भी वो पूरा नहीं कर पाए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, माइनॉरिटी का ना तो मंत्रालय है कोई, ना माइनॉरिटी के लिए कोई स्कीम है। तो आप समझिए कि आखिर इनको वोट माइनॉरिटी क्यों दे। साथ में आप ये देखिए कि अभी तक टोटल 12, 7 3 10 3 13 13 अब तक राज्यसभा सांसद बनाए। 13 में पहले दिल्ली से 3 बनाए, तो तीनों में 2 बनिए, 1 ठाकुर। जबकि जी। मैंने कहा था कि कम से कम आप मुस्लिम और दलित की वोट से सत्ता दिल्ली में बनी है हमारी, तो आप 3 में से 1 दलित बना दो, 1 माइनॉरिटी बना दो, मुस्लिम बना दो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बहरहाल मैं अंदर ही अंदर प्रयास करता रहा कि किसी तरह सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़े। फिर पंजाब का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव जीते तो 7 सीट राज्यसभा वहां से भेजनी थी। फिर मैंने कहा कि कम से कम 7 में से तो 1 दलित, क्योंकि 36% शेड्यूल्ड कास्ट है पंजाब के अंदर। तो मैंने कहा कि कम से कम अब तो 7 में से 1 दलित भेज दो, 1 माइनॉरिटी भेज दो। माइनॉरिटी को तो आप लोकसभा भी नहीं टिकट देते, तो कम से कम यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो उसको भी अरविंद केजरीवाल ने देने से मना कर दिया। और फिर दोबारा से दिल्ली में 3 सीटें खाली हुई, तो फिर तीनों की तीनों अपर कास्ट। दिल्ली में 450 के आसपास इन्होंने कंसल्टेंट, एडवाइजर, सीएम फेलो, डार्क फेलो रखे, जिसमें 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक की तनख्वाह थी। मैंने उसमें कहा कि आप इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो, वो देने से इनकार कर दिया। साथ में मोहल्ला क्लिनिक में वैकेंसी निकली, तो उसमें भी उन्होंने कोई नहीं दिया। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी कि ये तमाम तरह की जो वैकेंसीज है, इसमें 45 दिन से ज्यादा के लिए अगर कोई भर्ती किया जाता है तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये अदरवाइज ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ऑर्डर का की खिलाफत है और ये लॉ भी है इसके ऊपर, तो आप जेल जा सकते हैं। तो उन्होंने उसको तुरंत भर्ती को रोक दिया और उन्होंने कहा कि अब आगे दोबारा से निकालनी और रिजर्वेशन दे के निकालनी है। तो उसी से अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए कि आपने चिट्ठी लेके ये क्या कर दिया, आपको तो केवल रिजर्वेशन का लगा रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं रिजर्व सीट से जीत के आया हूं, रिजर्व कोटे से मंत्री बनाऊं, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर हमला हो और मैं वहां मंत्री बन के गूंगा बहरा बन के बैठा रहूं, तो ऐसे ये तो नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। आज स्थिति ये है कि जहां एक तरफा वोट दलित का सॉरी, जहां दलित का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को जाता था, इस बार वो वोट 3 तरफ बट रहा है। 3 तरफ बट रहा है, जिसमें कांग्रेस को भी जा रहा है, भाजपा को भी जा रहा है, आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से बड़ी मात्रा में दलित वोट खिसक रहा है। हो सकता है चुनाव को परसों डेट आते आते और भी उसमें से खिसक जाए। रही बात माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी भी ये समझ रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ताहिर हुसैन के को जब के खिलाफ झूठे मुकदमे बना के दिल्ली दंगों में उनके 12 केस लाद के जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल ने उनको गिरफ्तार होते ही उनके साथ सहानुभूति दिखाने की बजाय सीधा कहा कि इसको तो डबल सजा होनी चाहिए और उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। मतलब आप उसको कह रहे हो कि इसको डबल सजा होनी चाहिए, उसको क्या जुर्म साबित हो गया। और जब आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आप अंदर गए, आपके साथ साथ डिप्टी सीएम अंदर गए, हेल्थ मिनिस्टर अंदर गए, तो आप कह रहे हो झूठे केस बनाए। आपके ऊपर केस बना तो आप कह रहे हो झूठे केस बनाए, आप रिजाइन भी नहीं कर रहे हो और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे बना के 5 साल से जेल में रखा हुआ है। आप अपने नेता के साथ खड़े होने की बजाय आप सिर्फ स्वर्ण जाति के नेताओं के साथ खड़े होते हैं। जब मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 12,000 लोगों के साथ 5 अक्टूबर 2022 को और पूरी बीजेपी मेरे पीछे पड़ गई, तो मेरे साथ आम आदमी पार्टी का एक नेता खड़ा नहीं हुआ। वो अलग बात है, पूरे देश से दुनिया से मेरा पूरा समाज साथ में खड़ा हो गया। तो लोगों को ये तो स्पष्ट है कि जैसे जितेंद्र तोमर एक मंत्री थे, कानून मंत्री थे दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल, चूंकि वो ठाकुर जाति से आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ फर्जी डिग्री का, तब भी उसको नहीं हटाया। लेकिन जब वो अरेस्ट होकर जेल चला गया, तब कहीं जाके उसको हटाया। आसिफ अहमद खान
के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई कहीं से हम्म। कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी कि भाई उन्होंने कोई किसी से पैसा मांगा है किसी बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन एक हम्म। ऑडियो के ऊपर ही सिर्फ सीबीआई को बुला के उसको खुद उसको सीबीआई के हाथों सौंप दिया और उसको हटा के हम्म। इमरान हुसैन को मंत्री बनाया। अब आप देखिए, हम्म। एक तरफ जब मुस्लिम की बात आई तो तुरंत हटा के वो भी बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के हटा दिया और हटा के दूसरा बना दिया। और जब हमारे एससी कोटे के जो मंत्री थे संदीप वाल्मीकि, हम्म। जब उनके खिलाफ एक वीडियो आई, जबकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक वीडियो आई तो उनको हटा दिया। हटाने के बाद 8.5 महीने तक ये मंत्रालय खाली रहा, किसी दलित को नहीं हम्म। बनाया। 8.5 महीने के बाद मुझे बनाया। और मैं जो देख रहा हूं कि यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के लिए कोई स्थान नहीं है, ना संगठन हम्म। में, ना सरकार हम्म। में, ना किसी और जो बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें भी नहीं है। जैसे मैं बस छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। जी। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से 4 पद हैं। हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बनिया, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता बनिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता बनिया, चौथा एक पद बनाया राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ब्राह्मण। यानी कि 4 पद में से 3 बनिए, 1 ब्राह्मण। तो ये कैसी पार्टी है? हम्म। प्राइवेट कंपनी जैसी लगती है देखने में। कहीं इसमें एससी एसटी हम्म। ओबीसी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरे भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्य के 29 अध्यक्ष हैं और 29 ही प्रभारी हैं। लेकिन इन 29 अध्यक्षों में और 29 प्रभारियों में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो हम्म। सत्ता में भागीदारी, तो जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कहा था, ये आपको टोकन रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, लेकिन आपको शेयर ऑफ पावर, शेयरिंग इन पावर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये हम्म। तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे, शेयरिंग ऑफ पावर तो हम्म। बहुत दूर की बात है। तो आम आदमी हम्म। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक आरएसएस की कट्टर हिंदूवादी सोच वाले नेता है और उन्हें एससी हम्म। एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से नफरत है। वो उनको सामाजिक न्याय की बात को नहीं मानते हैं। जाति जनगणना का समर्थन, सामाजिक न्याय का समर्थन उन्होंने आज तक नहीं किया और इन वर्गों के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं है। सरकार का कोई भी वो देख लीजिए तो कोई ठोस योजना भी इनके लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज मुस्लिम समाज की भी आंखें खुल रही हैं। मुस्लिम समाज जो 100% इनको वोट डालता था, इस बार मुझे लगता है कि 80% मुस्लिम, अब से 3 दिन पहले तक उनके फेवर में दिखता था 80% मुस्लिम, लेकिन अब 3 दिन के अंदर जो जो प्रचार पकड़ा है और जो जमीन तक बात गई है, उसका असर ये है कि अब मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा 20% आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, 80% हम्म। वोट वो कांग्रेस को जाएगा, दलितों का भी कम से कम 30% वोट अब कांग्रेस को जाएगा। और बाकी लोग भी देख रहे हैं कि जो शीला जी के टाइम की जो सरकार थी 15 साल की, उसकी अब तुलना करने लगे कि बीजेपी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में और शीला दीक्षित जी की सरकार में क्या फर्क है। क्योंकि ये तो जिस आंदोलन से निकली, जिस बात को कह के, लोकपाल की बात कह के सरकार बनी, या जो भ्रष्टाचार की बात करके बनी, काले धन की बात करके बनी, इस सरकार ने तो काला धन और भ्रष्टाचार और लोकपाल पे बोलना ही बंद कर दिया। अब तो कोई हम्म। विचारधारा ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेहद मुश्किल है उनका सरकार बनना, और बाई चांस सरकार बनाने के नजदीक पहुंचे तो भी सरकार इनकी नहीं चलेगी, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने चित्रित किया सारा जो विषय है कि दलित वोटर तो खिसकेगा ही खिसकेगा। मुस्लिम वोटर को वो दिन भी याद है जब लॉकडाउन में तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद का नाम देकर संबोधित जी किया था अरविंद केजरीवाल ने। लोग उस बात को भी नहीं भूले हैं। और ईस्ट दिल्ली रायट 2020 में जब संदीप दीक्षित, राहुल गांधी और छोटे छोटे नेता भी कांग्रेस पार्टी के वहां लोगों को संतावना दे रहे थे, पुलिस वालों से एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे थे, उस समय भी अरविंद केजरीवाल सरकार से कोई भी आदमी उनके आंसू पोंछने नहीं गया। जिन लोगों की फैमिली के परिवारों ने जिनको चोटें लगी या जिन लोगों को जेल में डाला गया, उनकी भी सुध लेने अरविंद केजरीवाल नहीं गए। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है या नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। अगर दिल्ली सरकार चाहती तो बहुत सारे अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को वहां सामने कर उन लोगों को रिहा करवा सकती थी। ताहिर साहब को भी रिहा करवा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाद में हनुमान भक्ति दिखाकर, लक्ष्मी पूजन दिखाकर एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, एक हार्ड लाइन हिंदुत्व की राजनीति करने की बाकायदा कोशिश की, जो वोट मांगते समय शायद लोगों को नजर नहीं आई। हालांकि सीमापुरी के, पूर्व दिल्ली के सीमापुरी निर्वाचन क्षेत्र में अगर कोडी कॉलोनी झुग्गी को लें तो उसमें पीने का पानी जो है उसकी आपूर्ति का गंदे पानी से की जाती है।
ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और वहाँ के एक स्थानीय नागरिक का ये भी कहना है कि केजरीवाल ने हमें एक चीज़ दी है, गटर का पानी, नालों के पानी से बहुत बदबू आती है और बाहर का पानी बंद नालियों में जमा हो जाता है और मच्छर को जन्म देता है। इन समस्याओं को स्थानीय समाधान समाधान खराब है, क्योंकि आप कार्यकर्ता जिन्हें कभी निस्वार्थ स्वयंसेवक के रूप में देखा जाता था, वो अब अपनी चमक-धमक में ही लग गए हैं और लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। और ऐसा ही कुछ वसंत विहार के पॉश घरों के जो घरेलू कामगार जो वहाँ काम करती हैं, उन्होंने भी बताया कि पानी के कनेक्शन लगाने की बजाय केजरीवाल सरकार हर दिन झुग्गियों में दर्जनों पानी के टैंकर भेजती है। ये टैंकर माफिया की भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम केजरीवाल सरकार पर लगा था। वहाँ के निवासी ये कहते हैं कि दर्जनों लीटर पानी लेने के लिए आपको जेरी कैन लेके खड़ा होना पड़ता है। अगर टैंकर जब आते हैं तो कोई घर पे नहीं होता है, कोई स्कूल होता है, किसी का काम-धंधा होता है, तो ₹10 ₹20 देकर वो अपने कैन को भरवाकर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। संदीप यादव जी, ये जो परिदृश्य है झुग्गियों का, ये तो पूरे दिल्ली में है। आप भी जहाँ रहते होंगे, आपके भी आस-पास की जो झुग्गियाँ हैं, वहाँ नीले रंग के जेरी कैन लेके जिस तरीके से वाटर टैंकर आते हैं, सुबह के टाइम्स 8 बजे, 9 बजे, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। शिक्षा का बिल्कुल हनन होता है, क्योंकि माएँ काम पर जाती हैं, उनके पति जो हैं दिहाड़ी पे जाते हैं, तो बच्चों की ड्यूटी लग जाती है कि जाओ जेरी कैन भर के लाओ, तो वो स्कूल कब जाएगा और पढ़ेगा कब? और मिड डे मील तो मुझे लगता है दिल्ली स्कूलों में जिस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था की बात केजरीवाल साहब करते हैं, मुझे लगता है अब ज़्यादा अच्छे तरीके से शिक्षा पर केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया? ठेकेदारी प्रथा से क्लासरूम तो बढ़ा दिए, पर क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा? क्या पास परसेंटेज जिस तरीके से बताते हैं 94% हो गई और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स जो हैं सरकारी स्कूलों में बढ़ गए। तो ये सारा शिक्षा का पूरा क्या है जिसको केजरीवाल जी चितार्थ करते हैं, और बजट का मैं 14% शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता हूँ, जरा उसके बारे में भी। संदीप यादव जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, बहुत ही विस्तार से हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने बात को रखा। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के संगठन से सत्ता में आई और 2014 में हमने देखा कि कैसे इसने कांग्रेस का जो शासन था उसके खिलाफ एक माहौल बनाया और बाद में लोगों को पता चला, जो इस देश के सीधे-साधे लोग हैं, कि ये पूरा एक प्लान्ड एक मामला था और उसमें कौन शामिल था सभी जानते हैं। केंद्र में वो लोग सत्ता में आए, राज्य की सत्ता इनको मिली और इन्होंने पिछले कुछ सालों से दिल्ली जैसे प्रदेश की दुर्गति कर रखी है। एकदम सही बात है कि वैचारिक रूप से जो बीजेपी की लाइन है उससे भी हार्ड लाइन आम आदमी पार्टी की है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जहाँ जाके हिंदुत्व को छोड़ती है, वो यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने तीर्थ यात्रा योजनाएं चलाई, इन्होंने कहा कि भारत की करेंसी पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। बताइए क्या ये तर्क कहीं से भी तार्किक है ये? दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि अभी तक बात हुई दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटी की। तीसरा जो बड़ा तबका है ओबीसी, दिल्ली में जो मजदूर रहते हैं ज्यादातर, मेरे घर से मुश्किल से 300 मीटर एरियल डिस्टेंस होगी, ऐसे डिस्टेंस जो है 500 मीटर, वहाँ जो बड़ी झुग्गी झोपड़ी है उसमें ज्यादातर जो काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मैं पूछता हूँ उन लोगों से तो ज्यादातर अपने को यादव बताते हैं। हालांकि मैं समझ जाता हूँ कि यादव नहीं है, लेकिन वो यादव इसलिए बताते हैं कि ताकि लोग उनकी मजदूरी जो है वो मार ना जाए, क्योंकि यादव एक सरनेम ऐसा नेम है जिससे एक डोमिनेंट ओबीसी कास्ट का सेंस मिलता है, तो उनको लगता है कि ये बताने से कम लोग उनको घरों में एंट्री देंगे, काम देंगे। और तीसरा, उनकी मजदूरी जो है, कई लोग ऐसे भी हैं कि काम करवा के मजदूरी भी नहीं देते हैं, तो कम से कम वो दे देंगे। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि लोग हैं कहाँ के, तो जैसा तय है, ज्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश में बदायूं, हरदोई और इस तरह के जिलों से हैं, फिर बिहार से हैं और ये लोग बहुत ही अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं और इतनी खराब स्थिति है कि बिजली भी ये कटिया से लगा के यूज करते हैं। बदबू, कीचड़, बगल में कूड़ेदान वाला डिब्बा रखा हुआ है बाहर, उसी बाउंड्री में सरकारी जमीन पर अवैध टेंट डाल के रहते हैं ये लोग। इतनी अमानवीय स्थितियां हैं कि सोच के भी उसको कुछ देर के लिए एकदम जो आत्मा है वो सिहर उठती है, क्योंकि वो जो बदबू है उसमें 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, उसमें वो पूरा दिन रहते हैं। उन्होंने अपने को एक्लेमेटाइज कर लिया है, अपनी कंडीशनिंग ऐसी कर ली है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जो नित्य कर्म होता है, जैसे अगर आपको अपने को रिलीफ करना है, उसका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो नहर है बगल में, जी जी, ओपन डिफेकेशन भी, वो भी विचित्र है। जो पार्क है उधर बाहर की तरफ नहर है एक,
उससे सटा हुआ इलाका पता नहीं कहाँ, ये तो पूछा भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हफ्ते में 1-2 दिन क्लास चलाते हैं बच्चों के लिए। 1-2 बच्चे पढ़ते होंगे, बाकी पढ़ने-वढ़ने का कुछ नहीं है और बहुत ही भयावह स्थितियाँ हैं। और ये कहना कि हमने दिल्ली में शिक्षा की स्थिति सुधार दी है, सही बता रहे थे राजेंद्र पाल गौतम सर कि मैं आपको बताऊँ कि मैं चूँकि ओबीसी कमीशन जो है दिल्ली का, उसके जो मेंबर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं, मैंने उनसे पूछा कि भई आप लोग क्यों नहीं दलित छात्रों को फ़ॉरेन भेजने आपने देखा होगा कि केजरीवाल इधर बीच बहुत हर मामले में जय भीम करते हैं और बाबा साहब का नाम लेते हैं। उन्होंने इस बार अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा भी है कि वो दलित छात्रों को फ़ॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी ले आएँगे। लेकिन हकीकत में जब ओबीसी कमीशन के मेंबर से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बाकायदे जो लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को अपने कमीशन के अध्यक्ष के थ्रू, वो मुझे भेज दिया और इतना मार्मिक पत्र है और उन्होंने बताया कि केजरीवाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये सब उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं, चाहे वो ओबीसी बच्चों का भविष्य हो, चाहे वो उनके फेलोशिप, स्कॉलरशिप और फॉरेन की स्कॉलरशिप का मामला हो, कहीं किसी चीज़ में उनकी कोई रुचि नहीं है। बाबा साहब उनके लिए बस एक वोट खींचने की मैस्कट, वो का कहते हैं तरीका कि बन मैस्कट चुके हैं। जी, 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 जी। जी। तरीका बन चुके हैं, उनका नाम लेके वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में उनकी जो राजनीति है, वो संघ की राजनीति से भी बहुत खतरनाक है। लेकिन अब मसला ये है कि उन्होंने जैसे भी लोगों को बरगलाया है, बरगला तो लिया है और एक बड़ी आबादी मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल और केवल वो इस बात को समझते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के जो मज़दूर हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, वो सभी इन्हीं तबकों से हैं, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, ऑटो चलाने वाले लोग हों या फिर छोटे-मोटे काम करने वाले लोग हों या फिर जो आर्टिज़न्स हों, जो घर बनाने वाले हों, बढ़ई का काम करने वाले हों, लोहे का काम करने वाले हों, ऑटो बनाने वाले हों, गाड़ियाँ गैरेज में काम करने वाले लोग हों, ये सभी इन्हीं तबकों के लोग हैं और इनका कहीं कोई इनके जीवन में सुधार कोई कोई व्यापक परिवर्तन नहीं दिख रहा है और होगा भी नहीं, जब तक कि संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल धीरे-धीरे अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन इन तबकों ने देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की मजबूरी थी आम आदमी पार्टी, ये नहीं थी कि वो उनकी चॉइस थी। अब जैसे 2020 का जो दंगा हुआ, वो हम सभी जानते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड दंगा था। उसको बाकायदे बनाया गया, प्लान किया गया। उसमें कपिल मिश्रा और कई लोगों ने उसको कैसे भड़काया, भड़काने के बाद उसको करवाया सिस्टमैटिक ताकि वो चुनाव इंजीनियर जीत सकें जी, जी, मैन्युफैक्चर्ड था जी। और उसमें ये था कि कैसे प्लान था वो, कि कैसे वो चुनाव में उनका राजनैतिक लाभ मिले, लेकिन मिला नहीं और अरविंद केजरीवाल ने सबसे खराब लगा, मैं उस दंगे को फ़ॉलो कर रहा था, 1-1 घंटे, 1-1 दिन पर, मुझे बहुत दुःख हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी जानती है। सही एनालॉजी दी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कि जिस तरह से इन्होंने ये बात कही कि ताहिर अहमद से बड़े अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे शायद उस समय, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डाँट-डाँट-डाँट। उन्होंने ये सब बातें कहीं, हिंदुओं को भड़काया और उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे दुःख की बात तो ये है कि वो उस समय अगर केंद्रीय मंत्री थे तो वहाँ से हटाया भी नहीं गया। तो ये स्तर था इनका एक तरफ़ा और उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा इन नेताओं के का नाम लेके और उनके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं की क्योंकि वो जानते हैं कि इन 13% जो वोटर्स हैं उनसे उनकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएँगे, वो उनको वोट देंगे और शायद ये भी सोचते होंगे कि जितना डरेंगे उतना वोट देंगे। और जिस तरह की इनकी सोचने की तरीका है, इस वंचित तबके के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, कहीं कोई इनकी उनके उत्थान के लिए कोई चिंता नहीं है नेता के रूप में। ये केवल और केवल पावर हंग्री लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो जनता बड़ी गौर से देख रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस का एक इमर्जेंस है और जितना कांग्रेस इमर्ज करेगी, उतनी बड़ी डेंट होगी आम आदमी पार्टी को क्योंकि अगर दलित अ, आदिवासी तो कम है यहाँ, ओबीसी और माइनॉरिटी अगर सरकता है, जो कि आधार है किसी भी पार्टी का यहाँ दिल्ली में, तो बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है आम आदमी पार्टी को और वो कहाँ रुकेगी ये तो सेफोलॉजिस्ट बताएँगे और 8 तारीख की दोपहर बताएगी। लेकिन मामला बहुत ही गहरे संकट में है आम आदमी पार्टी के लिए। जी। अभी आपने जिस बात को चिन्हित किया, उसमें मैं एक बात और जोड़ दूँ, लोकसभा में आपको याद होगा रमेश विधुड़ी ने किस तरीके से दानिश अली को टारगेट किया
और उनको एक गंदा शब्द इस्तेमाल किया जो मैं असंवैधानिक भी है और वो उसके पे दंड भी जाना चाहिए। और रमेश मिधुड़ी को भी कुछ नहीं कहा गया। आज तुगलकाबाद कालका जी में वो खुलेआम, आज मैंने देखा मेरे घर के बाहर 100 गाड़ियां थी करीब, सारी कन्वर्टेबल गाड़ियां, और वो टेबल टॉप गाड़ियां जो हैं वो शोर मचाती हुई पूरे जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ वहां पर निकल रही थी। और जिस तरीके से ये फूहड़पन हॉर्न बजा बजा के और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जो कवायद हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये वोट नहीं मांगा जा रहा, ये डराया जा रहा है। क्योंकि वोट मांगना तो विनम्रता से होता है। जब आप फूहड़पन करते हैं और तेज-तेज हॉर्न बजाते हैं और इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि आप आतुजी जी, पिछड़े समाज। आतुजी जी, जी, ये भी तो डराना ही है कि आपकी जो वो बिजली काट देंगे, वो आ गई तो आपके ये सुविधा बंद हो जाएगी, ये जी, भी तो डराना ही है। जी, मुझे तो लगता जी, है बीजेपी भी डराने का काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी डरा रहे हैं। और साथ बिल्कुल। में अगर आप लालच दे के वोट लेते तो ये वोट खरीदने में, डायरेक्ट पैसे देने में, दे के वोट खरीदना या हुँ, चुनाव के टाइम पे आप उनको लालच दें, दोनों बात तो एक ही है ना। इसका मतलब आपको अपने जी, काम पे भरोसा नहीं है, आप काम पे तो वोट मांग नहीं रहे हो। आप जी। तो लालच दे रहे इनफैक्ट हो एक पैसे चीज़ का, इतना जी, पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। दोनों पार्टी यही कर हुँ। रही हैं। दोनों पार्टियां ये कर रही हैं और इनफैक्ट मेरे को तो ये भी सूचना आई है कि 2-2 3-3 हज़ार रुपए में वोट खरीदना के पैसे भी दिए जा चुके हैं। बहुत सारी झुग्गी-झोपड़ियों ये में, एक बहुत सारी जे-जे कॉलोनियों में पैसे का वितरण बड़े खुलेआम से हो रहा है और इलेक्शन आ कमीशन ऑफ इंडिया मौन है। राजीव कुमार आज सीसी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जी, 18 फरवरी के बाद उनके लिए कोई एक बड़ा अच्छा पद जो है, वो सुनिश्चित हो चुका है और शायद ये आखिरी गिफ्ट वो प्रधानमंत्री मोदी की गोदी में डालना चाहते हैं, दिल्ली का चुनाव। और इसी वजह से शायद आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का भी इल्जाम था कि पार्लियामेंट से ठीक 100 मीटर दूर एक बस्ती में आम आदमी पार्टी के समर्थकों को मारा-पीटा गया, परवेश वर्मा के लोगों द्वारा। और परवेश वर्मा तो खुलेआम सोने की चेन, जूते और वो रजिस्ट्री कर रहे हैं 21-2100 रुपए, 25-2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालने के लिए। कहाँ से ये एनजीओ आती है? आय से ज़्यादा संपत्ति का केस एक इन पे भी हो जाना चाहिए परवेश वर्मा पे, साहेब सिंह वर्मा के बेटे कहते हैं अपने आप एक्चुअली को। इलेक्शन तो इतनी कमीशन तो बीजेपी के पैरोल पे काम कर रहा है। इलेक्शन बिल्कुल, कमीशन से कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में चुनाव की उम्मीद करना ही मूर्खता है। आप देखिए ना जी, कि महाराष्ट्र के अंदर ये 70 लाख लोग को लाके वोट और बना के, वो भी लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव के बीच में 3 महीने के जी, गैप के अंदर 70 लाख कैसे आ गए? पूरा जी, चुनाव ही मैनेज कर रहे हैं और उस मैनेज करवाने में इलेक्शन कमीशन की भूमिका एकदम साफ नज़र आती है, संदिग्ध नज़र आती है और उनका रोल कहीं भी ऐसा दिखता नहीं है कि वो कहीं बीजेपी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अन्य कोई विपक्षी बिल्कुल, दल का कुछ आता तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी के लोगों के बारे में आता है, तो कार्रवाई उस तरह होती नहीं दिखती है और उन्होंने इतने टाइम से वो माँग रहे हैं टोटल कितने वोट बनाए, कौन-कौन बनाए, उसका डिटेल डाटा दो। उस डाटा देने में उन्होंने मतलब अभी तक नहीं दिया। तो इससे तो स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन से अब उम्मीद करना बेकार है। जो उसको जो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर चुनाव कराने की जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो उसमें पूरी तरह फेल है और मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, इस पे बाकी सब दलों को मिलके एकजुट होना चाहिए। उनके पार्ट पे भी मैं गलती मानता हूँ तमाम विपक्षी दलों के। जहाँ हम पूरे इतना बड़े लेवल पे हमने लोकसभा चुनाव से पहले बैलेट पेपर की के लिए एक आंदोलन चलाया था। हुँ, डेली हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आप भी उसमें जी, कई बार शामिल मैं भी रहे शामिल हैं। था आपके साथ। और जी, जी, जी। 75% लोगों ने देश के सर्वे में कहा कि हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए, हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। हम तो यहाँ तक कह रहे थे गौतम जी, हम तो यहाँ तक कह रहे थे वीवीपैट की पर्चियाँ ही गिनती करवा दो भई। हम तो कह ही नहीं रहे थे बैलेट पे तो करवा दो चुनाव, हम तो कहते वीवीपैट की पर्चियाँ ही गिनती करवा दो, वही काफ़ी है, पर उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे। उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी ऐसी लगी कि कोई स्पष्ट हुँ, चीज जो कम से कम जनता की डिमांड पे उनको पॉजिटिव रुख रखना चाहिए था, एटलीस्ट गिनती ही गिनवा देते पर्ची। तो उसके लिए भी ना इलेक्शन कमीशन जी, तैयार था मैं और ना मैं ना गौतम जी सुप्रीम आपके कोर्ट तैयार पास थी। आखिर में मैं आपके पास आखिर में एक सवाल लेके आऊँगा क्योंकि 2020 का चुनाव आपने 56,000 वोटों से जीता था, तो मैं जानना चाहता हूँ सीमापुरी में वो 56,000 वोट अब किसको पड़ेंगे? मैं जलील साहब के पास आता हूँ क्योंकि जलील साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जलील साहब सीमापुरी का ही एक किस्सा वाकया बता देता हूँ और गौतम साहब हैं उसकी तकदीस करेंगे। मार्च 2024 में जब इंदरलोक में नमाज़ पढ़ते समय मुसलमानों पर पुलिस ने हमला किया था, तब केजरीवाल चुप थे। जवाबी जबकि कांग्रेस नेताओं ने हिंसा के खिलाफ आवाज भी उठाई थी।
और वहां के लोग यही कह रहे थे कि आप और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी भाजपा नेता मुसलमानों के बारे में कुछ अपमानजनक कहते हैं तो केजरीवाल हमारे बचाव में नहीं आते। ऐसा नेता होने का क्या मतलब है? और उसके बाद कई लोग ये कहते हैं, शीला दीक्षित को याद करते हुए कहते हैं कि नवजीवन कैंप में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी ने ये कहा कि शीला दीक्षित के समय में महंगाई नियंत्रित में थी। इन दिनों में हम 2 वक्त की रोटी तो कम से कम पा लेते थे। कांग्रेस ने ही इन झुग्गी बस्तियों को बसाया है, जबकि हमारे पास, ताकि हमारे पास घर हो सके। कालका जी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं ये, और ये कहते हैं कि आतिशी का मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूड़ी से त्रिकोणीय है। अलका लांबा का कालका जी में चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अलका लांबा के पीछे काफी लोग खड़े हैं। जिधर जाओ उधर ही कांग्रेस की चर्चा है। पार्टी की अपील मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग और वंचित समाज के लोगों के बीच है, लेकिन हिंदू भी पार्टी के कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं। वाल्मीकि नेताओं ने यह भी कहा है कि इन्हीं कारणों से लांबा को वोट ज्यादा पड़ सकते हैं। तो जलील साहब, ये जो मुस्लिम वोटर है, तबलीगी जमात की आपको मैंने बात बता दी, किस तरीके से निजामुद्दीन की बस्ती को उजाड़ा गया, जो कई सालों से वहां पे स्टैब्लिश थी, और वहां की झुग्गियों को तोड़ा गया। और खासकर दिल्ली ईस्ट राइट्स के बाद आज तक आपके नाम के आगे अहमद हो, मुस्लिम नाम हो आपका, तो आपको जेल हो जाती। शर्जील इमाम का किस्सा देख लीजिए, काफिज सफई का किस्सा देख लीजिए, ये सब लोग जेल में हैं, 5-5 साल से जेल में। हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, मतलब एक हमारा जो सारा जुडिशरी सिस्टम है, ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम नाम सुनकर उनको सांप सूंघ जाता है, बेल ऑर्डर नहीं साइन करते हैं। तो मुसलमान देश का जाए तो किसके पास जाए, जलील साहब? जी, ये जो मेरे इज्जतदार पैनलिस्ट हैं, हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट, इन्होंने जो दिल्ली के चुनाव के बारे में और दिल्ली के नोमेनक्लेचर के बारे में और बदलाव जो हुआ है उसके बारे में जो विस्तार से कहा, उसके बाद मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सारे पहलुओं को छुआ। केजरीवाल का किस तरह वो लाइमलाइट में आ गए और उसके पीछे क्या था, वो जो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन और लोकपाल की बात करके मेनली जो अन्ना आंदोलन के साथ करीब से जानते हैं उसको, उन्हें मालूम है कि केजरीवाल इतना चालाक आदमी है कि वो रीढ़ की हड्डी थी उस जो वो आंदोलन था, और उसका जो आर्किटेक्ट था वही था, और जितनी भी उसकी मैनिपुलेशन या जितनी भी मनूवरिंग हो रही थी, वो पॉलिसी सारी केजरीवाल की थी। और केजरीवाल का ये एक मकसद था कि वो एक ऐसे स्टैचर पे आ जाएं जहां शुरू से ही उनकी नजरें देश की वजारत उज़्मा यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप पर थी। बहरहाल गिरगट कितना भी रंग बदले, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब उसके ऊपर से ये सारे रंग उतर जाते हैं और एक्सपोज हो जाता है। एक सॉफ्ट इंसान के तौर, एक सेकुलर इंसान के तौर, एक करप्शन के मुखालिफ के तौर उन्होंने जो शुरू में अपनी इमेज प्रोपगेट की थी, उसमें मुसलमानों को भी एक स्पेस नजर आई थी, और बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग उनको मुतबादिल यानी ऑल्टरनेटिव हासिल हुआ था। और उनकी जीत में जहां दलितों या ओबीसीज ने एक पिवटल रोल अदा किया, वहां मुसलमानों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मुसलमानों की 13% वोट है। 9 सीटों पर उनका इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंट है यहाँ के मुस्लिम्स। तो उस वक़्त उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन बाद में जब इक़्तिदार में आए, पावर में आए, तो केजरीवाल की जो पॉलिसीज़ थी, उनमें कहीं ऐसा नहीं दिखा कि वो माइनॉरिटीज़ के हक में हो या दलितों के, पिछड़े लोगों के हक में हो। जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी माइनॉरिटीज़ को या दलितों को, तो वहाँ उन्होंने केजरीवाल को गायब पाया। बल्कि उन्होंने हमेशा से जो ही वो एक्सपोज़ हो गए, तो उनकी तुलना जो है बीजेपी के जो महान लीडर हैं उनके साथ किया कि उनकी और इनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। वो एक तरह से खुलेआम, एक आदमी खुलेआम कहता है। कई इलेक्शंस के दौरान आपने सुनी होंगी कि वो किस-किस तरह के वो शब्द गढ़ते हैं, लेकिन केजरीवाल वो शब्द गढ़ने के बगैर अपनी एक्शन से सब कुछ ज़ाहिर करते हैं। और जब शाहीन बाग और दूसरी जगहों पे आंदोलन हुआ था, मुस्लिम्स एनआरसी और सीएए की वजह से अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे, और वहां पे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली केजरीवाल की इंटरवेंशन या केजरीवाल का कोई ऐसा बयान जिनमें आश्वासन होता, या अगर उनको एनआरसी और सीएए बेहतर लगता था, तो उसको समझाने के लिए वो आगे आते, उनने एक चुप्पी साध ली। हालांकि
बीजेपी के हाथों हमेशा उनको क्या कहते हैं, मैं ज़िल्लत ही कहूँगा। आपने देखा होगा कई बार प्राइम मिनिस्टर ने उनको किस तरह इग्नोर किया या उनको लॉकडाउन किया बड़ी फंक्शंस में, वो शायद हम भूल गए हैं। वो भी तस्वीरें हुआ करती थी कि उनको किस तरह फंक्शंस में या दूसरे जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उनमें किस तरह से व्यवहार किया जाता था उनके साथ। तो इस वजह से मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि केजरीवाल क्या है। केजरीवाल के एक तो क्या कहते हैं कि एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हों। शुरुआत हुई सीएए एनआरसी से। सीएए एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था उसके बाद कोविड हो गया। कोविड में भी आतिशी ने खासकर ये जो निजामुद्दीन का ये जो जमात वाले हैं उनको जिम्मेदार ठहराया और इसी तरह से कई ऐसे मौके आए जहां पे केजरीवाल इंटरवीन करके अपने आप को एक सेक्युलर साबित कर सकते थे। जैसा कि आपने कहा कि जेल्स और अदालतें उनके अंडर आती हैं, तो कहीं न कहीं वो उस हिसाब से भी अगर कोई निर्दोष है उसकी मदद कर सकते थे। ही नेवर केम फॉरवर्ड लाइक गौतम सर सेड कि जहां भी माइनॉरिटीज की या ओबीसीज की या रिजर्वेशन की बात होती थी तो वो आंखें मूंद लेते थे और अपनी असलियत को जाहिर करते थे, केंचली उतार लेते थे। तो इसी तरह मुसलमानों ने भी ये सब देख लिया है। ताहम उनकी एक मजबूरी थी कि बीजेपी से बेहतर एक बैड इविल एक गुड इविल होता है, तो उनके लिए ये आसान सी चॉइस थी केजरीवाल की। आज की डेट में उनके पास चॉइसेस हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अगर 10 या 20 सीटों पे कॉन्सेंट्रेट किया है, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट किया है और मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों में उन्होंने ऐसे-ऐसे उम्मीदवार, मैं ओखला का ही एक सैंपल लेता हूँ कि वहाँ अरीबा खान जिसका पिताजी भी सियासत से हैं और सियासत को अच्छी तरह जानती हैं और उनका जो कैंपेनिंग का तरीका है वो घर-घर जाती हैं और घर-घर देखती हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या नहीं है। और वहाँ पे जो अभी आपके एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान है शायद नाम उनका, जी, अमानतुल्लाह खान। तो उसकी वजह से आप देखिए कि इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ओखला इलाके में घूमता हूँ, लास्ट ईयर में अगस्त सितंबर में था इधर, मैं अपने रिलेटिव्स के पास था, तो 1 महीना तक उनकी सड़कें खुली रहीं। खोद के चले गए, ऊपर तहस-नहस करके गए, 1 महीने तक वो ठीक नहीं हुआ। गाड़ियाँ उनकी बाहर ही रहा करती थीं जितने वो रहने वाले हैं उधर, बल्कि मेरा थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम है। मैं बीमार रहा क्योंकि मैं वो ट्रैवल नहीं कर सकता था जब तक मुझे कोई ट्रांसपोर्ट मिले। तो डेवलपमेंट के नाम पे भी कचरा, बदबू, तंग गलियाँ, कोई मैनेजमेंट नहीं, तो वहाँ भी लोगों को कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ है। अब उनके पास अल्टरनेटिव है अरीबा खान की सूरत में। और दूसरा अमानतुल्लाह खान की प्रॉब्लम ये रही कि गवर्नमेंट भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ी कि वो बिज़ी रहे कभी पुलिस के साथ और कभी सीबीआई के साथ और कभी इसी तरह के केसेस वगैरह में और अभी हाल ही में उनके बेटे को भी एक मिसाल के तौर पेश किया गया कि जब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की थी, तो उसको भी बड़ा उछाल कर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हालाँकि ये आजकल के दौर में ये नॉर्मल सी बातें हैं। बीजेपी के कई लीडरों के बच्चे भी ऐसा करते हैं और कई स्टेट से ऐसी खबरें आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड केस था कि आपके एमएलए के बेटे ने ऐसा किया। बट एनीवेज़ वो भी एक मसला है वहाँ के लोगों को कि सरकार का मतलब उनके काम पर सरकार की जो कार्रवाइयाँ रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके खिलाफ, वो भी उनकी जो कामकाज पे वो असरअंदाज होती है। अब वहाँ पे बाहर से एक फोर्स आया है जिसको ऑल इंडिया ये एएमआईएम अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इसकी है अपना ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन वहाँ के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ओवैसी का रोल पर्टिकुलर इलेक्शंस में मुसलमानों के वोट को काटने के लिए और किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, हालांकि अगर उनकी नीयत ऐसी ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। उनके वोटों से वो उनके उनके कूदने से जहां उनकी जरूरत नहीं है वहां भी वो कूद जाते हैं, उससे वोट कट जाते हैं और किसी और तीसरी पार्टी को उसका फायदा मिलता है। इस बारे में वहां के लोग बड़े बाखबर हैं। हालांकि आपने जिस ताहिर हुसैन की बात की, ताहिर हुसैन के साथ लोगों की काफी सिंपैथीज हैं। 5 साल वो जेल में रहे और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें उसके साथ काफी सिंपैथीज हैं क्योंकि वो अभी भी जब जेल जेल में गए है। थे तो जलील साहब उनकी अभी भी जेल में ही है वो।
जी, जी। अभी भी जब वो जेल जेल में गए थे पैरोल तब कस्टडी हाँ, पैरोल वही कस्टडी पे हैं। सॉरी सॉरी। तो जब वो जेल गए थे तो उनकी दाढ़ी काली थी, आज दाढ़ी उनकी पूरी सफेद हो गई है। तो हुँ, इस तरह के जो मामले हैं वो असरअंदाज होंगे और मुसलमानों के पास इस वक़्त कांग्रेस की सूरत में अच्छा एक विकल्प मौजूद है और मेरे ख़्याल से न सिर्फ़ कांग्रेस बल्कि कई और लोग जो आपसे परेशान हैं या आपकी पॉलिसियों से नाराज़ हैं और सेक्युलरिज़्म में और भाईचारे में यकीन रखते हैं, आज उनके पास हर जगह एक मुतबादिल मौजूद है, एक अल्टरनेटिव मौजूद है और इस चुनाव में आप देखेंगे कि केजरीवाल की भी वही 240 वाली अगर वो हुकूमत भी बनाएँगे ना, तो वो 240 वाली सीटों का हाल उसका भी होगा, क्योंकि वो बुरी तरह जी, एक्सपोज़ हो गए हैं और जी, जी। लोग लोग जिनको उनके साथ एक्सपेक्टेशंस थी, उनको काफ़ी निराशा हुई है और इस बार वो अपने वोट को बड़े सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे जी, हैं। जी। जो आपने एमआईएम के 2 कैंडिडेट्स की बात की, शिफ़ाउर रहमान और ताहिर हुसैन, वो दोनों पैरोल कस्टडी पे बाहर हैं। ये भी एक बड़ा विचित्र विषय है कि पैरोल कस्टडी पे उनको बाहर करके इलेक्शन कैंपेन भी करवाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं इनविजिबल हैंड वोट काटने के लिए नज़र आता है। राजेंद्र पाल गौतम जी, तभी मेरे तो 3 मैंने सवाल कहा हैं। तभी तभी जी, तो मैंने कहा था कि वो बाहर आए हैं तो लोगों ने उनकी दाढ़ी देखी है। वो काली हुँ, दाढ़ी देके अंदर गए थे, सफेद दाढ़ी लेके बाहर निकल गए। उतना तो सिम्पैथीज़ हैं उनके साथ। ताहिर जी, का जी, जी। अपना जो है एक जो उनकी छवि है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिस ताहिर जमात के की साथ वो गए हैं, साफ-सुथरी उसको उसको ताहिर यहाँ की के लोग एलियन साफ-सुथरी तस्वुर कर रहे हैं। ताहिर जी, की साफ-सुथरी एक जी, व्यापारी की छवि है, कि वो हुँ। व्यापारी है और बहुत अच्छे वेल बिहेव्ड व्यक्ति थे। इसलिए उनके साथ एक वास्तव में वहाँ एक अलग तरह की सिम्पैथी देखने में आ रही है और वो आपको वोट में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको दिखेगा। जी, गौतम जी, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छी बात है मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को जाए, हमें तो उसका फ़ायदा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा और हमें उसका फ़ायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। दूसरी बात जो है, वो 5 लाख वोट लेने की बात करते हैं। अब 5 लाख वोट लेने की वाली पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इन कॉलोनियों से, वो ये नहीं समझती है कि महँगाई किस दर पर पहुँच गई, लोगों को ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है, तो 5 लाख वोट कैसे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे? क्या ये वोट मैनेज किए जाएँगे? और तीसरी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं वोट देगा, वो झुग्गियाँ तोड़ देंगे। पहले भी तोड़ी हैं, आगे भी तोड़ेंगे, तो झुग्गी वाले क्यों वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को जब उनको पता ही है कि इन्होंने झुग्गियाँ तोड़नी है यहाँ आके? ये रहने नहीं देंगे। इश आपको याद होगा लॉकडाउन में इन्होंने व्यवस्था भी नहीं की थी लोगों की, जाने की। पैदल लोग गए थे, कहाँ-कहाँ तक पहुँच गए थे, यूपी, बिहार उससे आगे और कितने लोग बेचारे और फिर जब बरेली में ये लोग पैदल पहुँचे तो वहाँ पे इनको जो फायर हाइड्रेंट से इनको धोया गया कि कहीं संक्रमण लेके तो नहीं आ गए हैं। तो वो व्यवस्था भी तो हमने देखी थी। जब साइकिल, रिक्शा, पैदल लोग चल रिक्शे पे गए थे, ना ट्रेनें चलाई गई थी उस समय, ना बसें चलाई गई थी, कहा था जाओ मरो जाके मरना है। तो क्या लोग भूल जाएँगे इस बात को? ये तीनों विषयों पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक फ्रैंकली एक चीज़ बता दूँ, हमारे देश के लोगों की याददाश्त ज़रा कमज़ोर है। वो हुँ, कितना ही उनके साथ क्रूरतम अत्याचार हो जाए, कुछ ही समय के बाद उसको वो भूल जाते हैं। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, जिस तरह झुग्गी-झोपड़ियों में एक तरफ़ा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ता था, इस बार वो वोट 3 तरफ बढ़ता दिख रहा है। चूँकि उनको ये तो एहसास हो गया है कि जो उनकी रिस्पेक्ट और उनके लिए काम जो कांग्रेस के टाइम पे होते थे, वो पहले कभी नहीं हुए। दूसरी बात, हुँ, दिल्ली के अंदर 45 जे कॉलोनी है। आज भारतीय हुँ, जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। लेकिन हुँ, पिछले 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने कितने मकान दिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने झुग्गियों में से निकाल के स्वाभिमान का जीवन देने के लिए 45 जे कॉलोनियां बसाई हैं, जिसमें कई लाख लोगों को मकान दिए हैं। चाहे वो सुंदर नगरी हो, नंद नगरी हो, सीमापुरी हो, जहांगीरपुरी हो, भलसवा डेयरी हो, शाबाद डेयरी हो, भवाना जे क्लस्टर हो, वजीरपुर जे क्लस्टर हो, या उसके साथ अंबेडकर नगर में जो दक्षिणपुरी हो, मदनगीर हो, मंगलापुरी हो, या आप ये देखिए गोकलपुरी हो, या कोंडली के साइड में त्रिलोकपुरी हो, कल्याणपुरी हो, खिचड़ीपुर हो। इस तरह की 45 जे कॉलोनी है, जिसके अंदर कम से कम ये समझ लीजिए 3-4 लाख लोगों को मकान देने का काम कांग्रेस ने किया है और 622 दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियां हैं, जिनको बिजली पानी ये सब कुछ देने का काम कांग्रेस के टाइम पे हुआ है।
और आज सबको एहसास हो रहा है कि भाई दिल्ली देहात में 360 गांव हैं जहां अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा जी के टाइम पे 120 गज के मकान मिले हैं। तो वो सब एक तरह से याद आ रहा है सबको कि जब बीजेपी का शासन पहला 1993 में जब दिल्ली का पहला चुनाव हुआ, 5 साल की सरकार तब बीजेपी की रही, उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तीनों को लोग आज अंतर तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि झुग्गियों में पढ़े लिखे लोग नहीं है या चिंतन वाले लोग नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग धर्म के नाम पे अंधे होके या छोटे मोटे लालच में कि कोई किसी को 2-4 हजार रुपया दे दे, उसमें भी वोट डाल देते हैं। तो मेरा अपना ये जो मैंने स्टडी किया है बारीकी से, मुझे लगता है कि झुग्गियों में भी वोट तीनों तरफ बटेगा और तीनों तरफ लगभग बराबर बटेगा। मैं जो स्थिति देख पा रहा हूँ। और ये जो मुस्लिम वोट जो है अगर एक तरफा पड़ेगा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, आपको लगता है इस पे कोई मुझे नहीं सच्चाई है लगता, इस मुझे बात? तो लग रहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने जो वापसी की है और प्रचार में तेज गति दिखाई है, जो टारगेटेड कुछ विधानसभा चुनी है 20 के आसपास, और उसमें जो मेहनत की गई है पिछले 10-15 दिनों में, और विशेष में लास्ट 1 वीक में जो पिच उन्होंने जिस तरीके से पिच पे काम किया और तेजी दिखाई है अपने प्रचार में, लोगों तक पहुंचने में, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में, उससे बहुत बड़ा अंतर आएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बिना किसी की सरकार मुझे बनती नहीं दिख रही है। जी, जी, जी। कांग्रेस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में या किंग की भूमिका में भी आ सकती है अगर वोट अच्छा पड़ जाए, हालाँकि बहुत दूर की कौड़ी एक है चीज कांग्रेस एक को चीज एक हिले। चीज जी, आतिश जी और कहूंगा, उतना लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबे मन से वो कांग्रेस की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। वोट में परिवर्तित होता मुझे दिख रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो निश्चित है कि बिना बिना कांग्रेस के किसी की सरकार मुझे बनती नहीं दिख रही है। नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट संदीप दीक्षित ने 31 तारीख को चैलेंज भी किया था, मैं गया था वहाँ, अरविंद केजरीवाल का बेसब्री से इंतज़ार हुआ 3 बजे, अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं पहुँचे। तथ्यों के साथ, फिगर्स के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी कमर कस के खड़ी है। संदीप यादव जी, 2 विषयों पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिरी टिप्पणी। एक विषय तो ये है एलजी का जिस तरीके का रोल, केंद्रीय नेतृत्व, गृह मंत्रालय और एलजी, आपने देखा ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जलील साहब सब जानते हैं। स्टेट को यूटी बना दिया गया और यूटी बना के जिस तरीके से वहां लूटपाट की गई, यहाँ भी एलजी को पूरे अख्तियार दे दिए गए। आप एक अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते, एक ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, एक प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस तरीके का रिक्रूटमेंट और जिस तरीके के करिकुलम चेंजेस लेके आए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को परिभाषित करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का बिल्कुल गोवलकर और हेडगेवर का जो ओरिजिनल प्लान है उसको साकार करने के लिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरे कार्यरत हैं। ऐसे में लोगों को शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो सारी डिमांड्स तो एक पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी, किसी के पास सेंटर पे सत्ता है, किसी के पास नहीं है। अगर कांग्रेस भी आएगी तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रॉब्लम है जो आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। उनके लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा, एलजी जो है वो काम नहीं करने देंगे। तो ऐसे सारे विषय में जब पॉलिसी पैरालिसिस हो, तो वोटर किस तरफ देखे और क्यों, किस नजर से देखे, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं। संदीप यादव जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, आपका जो सवाल है उसको थोड़ा स्पष्ट करिए, लास्ट लाइन जो थी वो मैं थोड़ा मेरा सा मेरा सवाल ये था आपको कि वोटर जाए तो जाए कहाँ, एलजी काम नहीं करने देते हैं मौजूदा सरकार जी जी को। जी और जी दूसरा विषय जो जिस तरीके के करिकुलम्स को चेंजेस करके यूनिवर्सिटी में आपने देखा किस तरीके से शिक्षा के और स्वास्थ्य को लेकर ये सरकार बिल्कुल काम नहीं करने देती ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को। और शिक्षा को लेकर एनईपी के तहत जिस तरीके के करिकुलम चेंजेस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रोफेसर्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी चांसलर, आपने मैं देखा समझ गया, सारे वाइस। मैं समझ जी जी। जी, जनता को वहीं जाना चाहिए, जनता को वहीं जाना चाहिए जहां न्याय, तरक्की का रास्ता दिखता हो। देखिए, कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं होता है, कोई भी, जैसे देखिए जो बीजेपी है, उसकी विचारधारा ही फ्लॉड है। तो उस पे कोई भी इमारत, जैसे जिस बिल्डिंग की नींव ही गलत होगी, वो बिल्डिंग कभी ठीक से बन ही नहीं सकती या बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। तो इसलिए बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से आज 10 साल बाद एक्सपोज़ हो गई है और साफ-साफ पता चल गया है कि इसकी जो विचारधारा है,
वो सेम विचारधारा है, उसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, तो अब बचता कौन है? राहुल गांधी क्या बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी ने तो दिल्ली जैसे प्रदेश में जातिगत जनगणना की बात की। उन्होंने आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं वो। आज तेलंगाना में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े साफ-साफ बता रहे हैं कि वहाँ 18% दलित हैं, 11% अ, आदिवासी हैं और 56% ओबीसी हैं, 12.5% केवल अपर कास्ट हैं, 2.5% वहाँ अपर कास्ट मुस्लिम हैं। तो अब ये देखिए मतलब ये भयावह आंकड़ा है। तेलंगाना में लोग इस तरह के ही आंकड़े का अंदाजा भी लगा रहे थे क्योंकि लोगों को मालूम था कि वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ 3-4 जातियाँ हैं, कम्मा, रेड्डी और वेल्मा और इनका ही जो डोमिनेंस है। तो देखिए अब जाति भी खत्म ऐसे ही होगी जब तरक्की की बातें होंगी, जब आइडेंटिटी जो है, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जाति का सवाल और आपकी इसका स्टेटस जो है ना वो गौण हो जाता है। तो जो नीचे की जातियाँ हैं तथाकथित हायरार्की में, उनका जब तक आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होता है, सशक्तिकरण नहीं होता है, तब तक इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। और राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, इस बात को एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी को समझ लेना होगा कान खोल के। अगर वो भ्रम में है तो भ्रम से निकलना होगा। मैंने बताया कि उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। जैसे जिस तरह से मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है, जिस तरह से जो मीडिया पर कब्जा बीजेपी ने कर लिया और जो बाकी स्पेस बचा वो उस पर आम आदमी पार्टी ने कर लिया है क्योंकि इनके पास पैसा है, संसाधन है। तो उसके बाद बचता नहीं है स्पेस, लेकिन आज नहीं कल वैकल्पिक जितने भी साधन है उसके द्वारा लोगों को कम से कम सच पहुँचाना जाना भी चाहिए और पहुँचेगा भी। लेकिन मामला यही है कि वो जितना जल्दी पहुँचेगा उतना जल्दी परिवर्तन होगा। राहुल गांधी भी अगर गलत होंगे तो उनके विचारधारा का विरोध होगा। मामला यहाँ विचारधारा का है जिससे एक न्यायपूर्ण समाज बने। ये नहीं है कि सारे संसाधन आतमजीत जी के पास रहें और बाकी लोग एकदम वंचित जीवन जिएँ। संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा होना चाहिए और ये ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई भी दुनिया का देश उठा लीजिए जिसने तरक्की की। जब यूरोप में रेनेसां आया तो इंग्लैंड ही एक मजबूत देश के रूप में इसलिए उभर पाया, आतमजीत जी, क्योंकि उसने तुरंत फ्रांस में हुई क्रांति को देखते हुए अपने देश के भीतर परिवर्तन कर लिया और मोनार्की के साथ-साथ उसने डेमोक्रेसी भी ला दी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। और यही वो कारण था कि यूरोप में केवल और केवल एक ही देश बहुत आगे जा पाया, वो था इंग्लैंड। और उसके पीछे का कारण था उसने अपनी जो राजनैतिक कॉन्फ्लिक्ट था उसको सुलझा लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के द्वारा। वहाँ राजा भी होता था, एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन थी और वहाँ डेमोक्रेसी भी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय नहीं होगा और उसका रास्ता जाता है जातिगत जनगणना से, उससे जातिवाद भी खत्म होगा, उससे मानवतावाद स्थापित होगा और दुनिया के जितने भी चिंतक थे, चाहे वो अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट हो, चाहे वो गांधी की विचारधारा हो, चाहे वो नेहरू की विचारधारा हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे बसवन्ना की, चाहे रैदास की, चाहे कबीर की, चाहे तुकाराम की, सब यही कहते थे कि मानव सबसे मैं उससे पीछे जाता हूँ, जो यूरोप का पुनर्जागरण था, जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला, उसके भी जड़ में केवल और केवल मानवतावाद था। वहाँ जो मनुष्य था, उसको सबसे ज्यादा उसके उत्थान पर जोर दिया गया। जो जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जो मैन था, वो सेंटर में था रेनेसां के और भारत में तो कभी पुनर्जागरण ठीक से हुआ नहीं। अभी वो पुनर्जागरण की आशा दिख रही है राहुल गांधी के इस नैरेटिव में और जब तक कांग्रेस पार्टी भी उसी प्रोपोर्शन में अनुपात में वंचितों को अपने पार्टी स्ट्रक्चर में उस तरह के रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी, वो पुनर्जागरण नहीं संभव है। तो ये सबाल्टर्न रेनेसां से ही संभव है कि भारत विश्वगुरु बने और वो सबाल्टर्न रेनेसां तभी संभव है जब आप न्यायपूर्ण ढंग से और एक ईमानदार ढंग से कोशिश करें। राहुल गांधी कहीं न कहीं दिख रहा है, भले उनकी पार्टी दिख रही हो, चाइना दिख रही हो, लेकिन राहुल गांधी में वो अब एक चार्म पैदा हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि राहुल गांधी एक वंचित समाज से नहीं आते हैं। वो एक अपर कास्ट ब्राह्मण ओरिजिन के आदमी हैं, लेकिन अब फिर वो लोगों को अपील कर रहे हैं। और इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, वो कहीं न कहीं असिमिलेटिव, इंक्लूसिव और ह्यूमनिस्ट हो गई है। और उसकी वजह से वो अपीलिंग लग रहे हैं। जो ये चुंबक की तरह जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नैरेटिव बना रही है या कुछ खींच रही है लोगों को, वो राहुल गांधी के चेहरे और उसके पीछे के काम से खींच रही है। तो ये परिवर्तन चुनाव में क्या होगा, ये तो 8 फरवरी की दोपहर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है, मैं सहमत हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी से कि कांग्रेस कुछ विधानसभा चुनाव में एक फोर्स के रूप में उभर के आ रही है और लोग बहुत हद तक चूंकि कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया गया, उस कन्फ्यूजन में और विकल्प ना होने की वजह से वोट दे रहे थे अभी तक आम आदमी पार्टी को
अब वो उससे दूरी बना सकते हैं, जो बहुत ही उनके भविष्य के लिए अच्छा है और आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर से एक खतरे की घंटी है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए जलील साहब के पास आता हूँ। जलील साहब, आपके यहाँ भी 370 आर्टिकल हटा के स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। पहली बार 74 साल की हिस्ट्री में ये हुआ और फिर वहाँ के स्टेट के लोगों ने डरे नहीं। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। और उसके बाद फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में भी जो है कुछ ज़्यादा वोट नहीं पड़े। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, दिल्ली वालों के लिए आपका क्या मैसेज है कि डरना मना है और लड़ना ज़रूरी है और अपने हक की लड़ाई हो तो ज़ाहिर तौर पर लड़ना ज़रूरी है। आखिरी टिप्पणी 2 मिनट का समय। अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा जलील साहब। देखिए, जहाँ पर हक की बात आती है, वहाँ पे डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जम्मू-कश्मीर सन 2019 5 अगस्त के बाद उसका नोमेनक्लेचर, उसके हालात और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वो किस हद तक तब्दील हो गई और लोग उससे कितने नाला या परेशान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने संयम से काम लेकर इलेक्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले लिया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम था, दिल्ली मॉडल उनके पास था, उसके बारे में जानकारी थी कि दिल्ली में किसका राज चलता है। अगर वहाँ पे एक यूटी की गवर्नमेंट भी है, लेकिन चलनी तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही है। और आज भी जम्मू-कश्मीर में किसी न किसी हद तक यही मतलब रेप्लिकेट हो रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर कहीं मीटिंग करते हैं ऑफिसर्स की, तो उसके पैरेलल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग बुलाते हैं। तो ये चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों की पता थी कि क्या होने वाला है और ये भी पता था कि जो जिस पार्टी को ला रहे हैं, उसका एक इमेज है कश्मीर की मुनासिबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि सन 1931 में ली लॉन्च की गई हुई पार्टी है, जिसका जो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी और महाराजा हरि सिंह के जो राज था, उसके खिलाफ लड़ रही थी। तो एक तरह का उस पार्टी के साथ एक लगाव तो मैं नहीं कहूँगा कि एक आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे लोग। तो उस पार्टी को उन्होंने चुन लिया, फैसला किया कि इसको वोट देंगे, चाहे ये बाद में बीजेपी की ही गोद में गिर जाए। हुँ। लेकिन हम वोट करने निकलेंगे क्योंकि वोट करना आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर जी, एक आपके मनपसंद हुकूमत नहीं बनती है, आप जिन लोगों को लाते हैं, वो दोगले निकलते हैं या वो आपकी कामनाओं के या आपकी जो अपेक्षाएँ होती हैं, उस पर पूरा नहीं उतरते हैं, फिर भी आपको वोट देना है। वो तो बात की बात है, वो क्या करते हैं। हर कोई एक्सपोज़ होता है। आप और हम बैठे हैं, अगर डाउन द लाइन हमारी कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगी, वो भी लोगों को पता चलती है। तो यही वजह है कि हम न्यूट्रल रहते हैं और न्यूट्रल रह के ही चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। यहाँ हम ना बीजेपी के दुश्मन हैं, ना कांग्रेस के दुश्मन हैं, ना आपके दुश्मन। हम लोग इन पार्टियों की पॉलिसीज़ और इनकी आइडियोलॉजी को लेकर बात करते हैं, जहाँ पर कोई बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो इसी तरह लोग भी हमारी तरह सोचते हैं और वो उसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि वो देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी में ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं और ऐसे चीज़ों को किस तरह लड़ना है और खत्म करना है, तो वो संघर्ष तो जारी है। हुँ, सब लोग तो बिल्कुल। कर रहे हैं जो संघर्ष करने वाले हैं। जी, अगर देश में जी, मैं कोई एक चीज़ गलत जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, तो जी। संघर्ष को जारी रखना, संघर्ष रुकता नहीं है और ना एक मैं सैनिक यादव जी बात आखिरी कमेंट। जी, आखिरी हाँ, मैं एक कमेंट। बात जी। जोड़ना चाह रहा था कि देखिए हुँ, जहाँ एक्चुअली ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले जो मॉडल हैं, जो आपने सवाल पूछा था मुझसे उसमें हुँ, ये है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको तो ये अधिकारी जो उनके होते हैं, सुनते नहीं हैं और जो बिना चुने हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, उनके प्रति ये लॉयल होते हैं। बड़ा ही माने लोकतंत्र का मज़ाक है ये। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को आप समझिए, उसके एक पूर्व आइडियोलॉग थे कुमार विश्वास। अब आप वो नए कथावाचक बन चुके हैं, हर तरह की जहरीली बातें। माने ऐसे-ऐसे उस लैबोरेटरी से निकले हुए लोग हैं। वो नाम को लेके एक बच्चे के और ज़हर फैला रहे हैं समाज में। अगर कुछ बेहतर न्याय पसंद लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे राजेंद्र पाल गौतम सर हैं, इस तरह के लोग तमाम राजनैतिक अपने लिमिटेशन से उस पार्टी में थे। लेकिन कैसे-कैसे लोगों को कपिल मिश्रा को प्रोड्यूस किया आम आदमी पार्टी की विचारधारा ने। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए विचारधारा जब तक करेक्ट नहीं है, वो कुछ आपको सही मंजिल तक जिस बस का जीपीएस या कार का जो डेस्टिनेशन है, वो गड़बड़ होगा, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। वो आपको
वही पुल जो यूपी में घटना हुई थी कि निर्माणाधीन था और उससे कार गिरी और लोगों की मौत हो गई। तो वो आम आदमी पार्टी वहीं ले जाएगी इस समाज को, देश को। और राजेंद्र पाल गौतम सर को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, आप अक्सर बुलाया करिए। सर की बात बहुत ही बातें कंटेंट है और क्लैरिटी है बहुत। जी, धन्यवाद। जी। इसमें मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि भाजपा को वोट देने के बाद मैं वही कह दूँ कि जो लोग बड़े शोर-शराबे से कहते हैं कि हम तो भाजपा के साथ हैं, जय श्री राम की उद्घोषणा करते हैं, वो क्योंकि डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, उनको डराया गया है और इसलिए कि उनके घर तक वो लोग पहुँचकर उनको उनके परिवारों को या उनके बच्चों को आतंकित ना करें, इसलिए भी शायद इस भीड़ तंत्र का वो हिस्सा बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मन से उनके साथ हैं। ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, कितने लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए राजेंद्रपाल गौतम जी, जलील राठौर साहब और डॉक्टर संदीप यादव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।